हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे थे हीट ट्रांसफर इन नेचर एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3। सो लास्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड रेडिएशंस, है ना। एंड रेडिएशन में हमने ये देखा था कि हीट को ट्रांसफर करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। उससे पहले जो हमने कन्वेक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था एंड कंडक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था, तो वहां पे क्या होता है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। एक पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करता है, बट यहाँ पे एज सच मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी एंड ये भी हमने देख लिया था कि विंटर्स में एंड समर्स में हमको किस कलर की ड्रेस प्रेफर करनी चाहिए। सो विंटर में हमको डार्क कलर प्रेफर करना चाहिए एंड समर्स में हमको लाइट कलर प्रेफर करना चाहिए। रीज़न क्या था इसका कि जो डार्क कलर्स होते हैं वो लाइट को, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड जो लाइट कलर होते हैं वो हीट को रेडिएट करते हैं। ओके चलो, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। देर आर मेनी एग्जाम्पल्स इन आर डेली लाइफ वेयर वी कैन ऑब्जर्व कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। तो हम अपने डे टू डे लाइफ में इन तीनों टाइप के, ठीक है, हीट ट्रांसफर को ऑब्जर्व करते हैं, है ना, हैपनिंग टुगेदर। कंसीडर द केस ऑफ अ वाटर बीइंग हीटेड अप। तो नॉर्मली हम जब चाय बनाते हैं, है ना, कभी पानी उबाल लेते हैं, तो उसके लिए देखो क्या होता है कि हमने गैस पे क्या किया, पैन में या फिर किसी भी बीकर में, कंटेनर में हमने पानी डाल दिया। ठीक, अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे इस कंटेनर को हीट मिलेगा, ये हीट प्रोवाइड करेगा वाटर को, वाटर एक दूसरे के मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करेगा एंड देन पूरा का पूरा जो पानी है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। नाउ कंसिडर द केस ऑफ वाटर बीइंग हीटेड अप एज शोन इन दिस फिगर। लेट अस आइडेंटिफाई द वेरियस वेज इन विच द पैन एंड द वाटर गेट हीटेड अप as well as the warmth we feel around the flame and the hot pan। अब देखो पानी तो गर्म हो रहा है, बट इसके आसपास का एरिया जो आप देखोगे ना कि वो भी बहुत ज़्यादा हीट अप हो चुका है। आप इधर इसको ऐसे टच करोगे तो ये बिल्कुल गर्म हो चुका होगा, है ना। यहाँ पे आप हाथ करोगे तो भी आपको बहुत गर्म फील होगा, ठीक। हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम फ्लेम टू द यूटेंसिल्स बाय कंडक्शन। कौन सा मेथड यूज हो रहा है, यहाँ से फ्लेम गया गया गया, किसके पास चला गया, यूटेंसिल के पास चला गया। तो ये हीट ट्रांसफर करने का मेथड कौन सा मेथड कहलाएगा, सो ये हीट ट्रांसफर करने का मेथड कहलाएगा कंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड है, कंडक्शन मेथड। नाउ सब्सिक्वेंटली वाटर इन द यूटेंसिल्स गेट हीट अप बाय द कन्वेक्शन, है ना। और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो कैसे हीट अप होंगे, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी देगा, दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को एनर्जी देगा, तीसरा पार्टिकल चौथे पार्टिकल को एनर्जी देगा। तो इस तरीके से वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हीट हो जाएंगे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन प्रोसेस, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा कन्वेक्शन प्रोसेस। नाउ द वार्मथ दैट वी फील अराउंड द फ्लेम एंड द हॉट यूटेंसिल्स इज ड्यू टू द रेडिएशंस। आप यहाँ पे हाथ रखो, क्या कोई मीडियम है, नो, देयर इज नो मीडियम। यहाँ पे हाथ रखो, कोई मीडियम नहीं है, बट वी फील वार्म, वहां पे हमें गर्म फील होगा। सो द रीजन इज कि वहां पे कौन सा हीट ट्रांसफर हो रहा है, कौन सा प्रोसीजर लग रहा है, रेडिएशन, जिसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, जिसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। So the warmth that we feel around the flame and the hot utensils is due to the radiations. So let's wrap up, okay? So let's wrap up from the activities, examples and discussions so far. We find that there are 3 process, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या देखा, 3 प्रोसेस है by which heat get transferred। कौन कौन से, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये 3 टाइप के हम ऐसा बोल सकते हैं कि हीट ट्रांसफर है ना, कि हीट को ट्रांसफर किया जा सकता है नेचर में कौन कौन से तरीके से, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से एंड रेडिएशन मेथड से। सो इन कंडक्शन हीटिंग टेक्स प्लेस व्हेन वन पार्टिकल रिसीव हीट। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में क्या होता है, एक पार्टिकल, ठीक है, अगर हीट को रिसीव करेगा देन ट्रांसफर करेगा नेक्स्ट टू द पार्टिकल इन कॉन्टैक्ट एंड सो ऑन। मूवमेंट नहीं होता है पार्टिकल का, सिर्फ पार्टिकल के हीट का मूवमेंट होता है, वो ट्रांसफर करता है। द पार्टिकल देमसेल्व्स डू नॉट मूव अवे फ्रॉम देयर पोजीशन। पार्टिकल्स अपनी पोजीशन छोड़ के
कहीं नहीं जाएंगे, वो क्या करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हीट को ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ हीट को ही ट्रांसफर करेंगे। नाउ इन कन्वेक्शन, अब कन्वेक्शन को देख लो, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। हीट कैसे ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैसे ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है और उस पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, राइट। नाउ नोट दैट इन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन द मीडियम मस्ट बी प्रेजेंट। यस डेफिनेटली, दोनों में हमको मीडियम की रिक्वायरमेंट है, हुज पार्टिकल्स हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसमें इनके पार्टिकल्स, देखो पार्टिकल्स जो है उनको मीडियम की जरूरत है और उसी से वो क्या कर रहे हैं, अपने हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ रेडिएशन, लेकिन अगर हम रेडिएशन के बारे में बात करते हैं, सो इन केस ऑफ रेडिएशन heat travel from one place to another and no material medium is required for the transfer. Radiations के लिए, रेडिएशन में भी heat transfer होता है from one place to another, but in this case there is no medium. यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ओके क्या इतनी चीजें क्लियर हैं। नाउ फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये किस टाइप के फैक्ट के बारे में बता रहे हैं हमको, देखो इन दी अपर रीचेस ऑफ द हिमालय रीजन द ट्रेडिशनल रूम हीटर लोकली नोन एज बुखारी is used to keep room warm during the winters. तो दिस इज दी बुखारी, जिससे पूरा का पूरा जो रूम है वो गर्म रहता है ना। इट कंसिस्ट ऑफ एन आयरन स्टोव इन विच वुड और द चारकोल इज बर्न। तो ये पूरा का पूरा आयरन स्टोव है जिसके अंदर चारकोल या फिर वुड रख के हम जला सकते हैं इसको। A long pipe attached to the upper part of the heat serve as the chimney, venting out the smoke. Additionally, the bukhari can be used for cooking as its flat top provide a platform for placing utensils. तो देखो यहाँ से क्या है, एक लंबी सी रॉड है जिससे जितना भी जो धुआं होगा, ठीक है, जितना भी जो धुआं होगा वो क्या हो जाएगा, घर से बाहर चला जाएगा और रेडिएशंस की हेल्प से पूरा का पूरा जो रूम है वो गर्म हो जाएगा। प्लस एडिशनली हम इस पे कुछ बना भी सकते हैं, देख रहे हो चाय की केतली रखी हुई है जिससे चाय गर्म भी हो जाएगी, राइट। तो ये हमारा 2 in 1 हो गया है ना, 2 in 1 प्रोसेस यहाँ पे हमारा हो गया। सो ऑल द 3 प्रोसेस ऑफ द हीट ट्रांसफर आर इन्वॉल्व व्हेन दिस डिवाइस इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड वार्म द रूम, ठीक है, एंड वार्मिंग अप द रूम। तो जो रूम है वो कैसे वार्म हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस, ठीक है, क्योंकि उसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये हीट अप होगा और एनर्जी यानी कि हीट को रेडिएट करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसको दे रहा है तो कंडक्शन हो गया, और इसके अंदर अगर चाय होगी, पानी होगा, तो वो कन्वेक्शन मेथड से क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। तो तीनों के तीनों मेथड जो है यहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं बुखारी में। नाउ you have learned in grade 6. So what we have learned in grade 6 science textbook curiosity that the sun is the main source of heat for the earth. Yes, sun जो है वो main source है heat का। हमेशा कहीं पे भी अगर हम heat की बात करते हैं तो पहला source क्या होता है, sun होता है। sunlight से हमको वो energy मिलती है, sunlight से हमको वो warmthness मिलती है। So you have seen your parents drying wet clothes on the clothes line at home, and wet clothes dry faster on a sunny day since the heat from the sun make the evaporations of the water faster. Yes, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने अपने पेरेंट्स को, ठीक है, कपड़े ऐसे सुखाते हुए देखा होगा, ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा कि जब कड़कती धूप पड़ती है तो जो कपड़े होते हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन अगर वही धूप नहीं होगी तो ऐसा नहीं कि कपड़े नहीं सूखेंगे, कपड़े तभी भी सूखेंगे, बट इट विल टेक टाइम, है ना। तो यहाँ पे कौन सा हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे इवापोरेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व है। बेसिकली लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि इवापोरेशन क्या होता है। सो इवापोरेशन इज द सरफेस फिनोमिना इन विच जितने भी सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं वो ड्यू टू हीट, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ही वो क्या हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं। एंड इवापोरेशन के लिए वी डू नॉट रिक्वायर्ड अ फिक्स अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, उसके लिए हमको एक फिक्स अमाउंट ऑफ टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। समझ में आया क्या, इतनी चीजें क्लियर है। सो दस
हीट फ्रॉम सन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इवापोरेशन ऑफ द वाटर. हाँ, लेकिन हीट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवापोरेशन में. जितना ज़्यादा हीट होगा उतनी जल्दी इवापोरेशन हो जाएगा, जितना कम हीट होगा उतनी देर में इवापोरेशन होगा. ओके, बी इट फ्रॉम क्लोथ्स ड्राइंग ऑन अ लाइन or from water bodies like ocean and the lake. Let us look at the phenomena of the water cycle to understand this in more detail. तो evaporation के बारे में और अच्छे से जानने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा, हमें वाटर साइकिल के बारे में जानना पड़ेगा. सो वाटर साइकिल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ पे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन आपसे शॉर्ट नोट लिखाए जा सकते हैं विद डायग्राम. तो याद रखना, आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा एंड वाटर साइकिल के बारे में आपको शॉर्ट नोट भी लिखना पड़ेगा. ओके, क्या ये क्लियर है? नाउ वाटर साइकिल. Water cycle. So you have also learned in grade 6 science textbook Curiosity that water exists in 3 states in nature. Yes. Water जो है वो 3 states में पाए जाते हैं. कौन कौन से state में पाए जाते हैं? Solid form, liquid form and gaseous form. Solid form में कैसे, अगर हम पानी को बर्फ जमा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा. नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं वो क्या है? वो लिक्विड फॉर्म है. उसी पानी को अगर हम हीट कर देंगे तो 100 डिग्री टेम्परेचर के बाद, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वही जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, पर ऐसा नहीं कि तीनों की तीनों अलग अलग हो जाएंगे. ऑल आर सेम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि बर्फ, पानी और जो स्टीम है, ये सारे के सारे का फॉर्मूला जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, दैट इज H2O. बट इनकी फिजिकल स्टेट जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरीके से ये चेंज हो जाएंगे. राइट. सो एज अ लिक्विड इट फिल्स द ओशियन. ठीक है, जो लिक्विड है वो ओशियन को फिल करता है, रिवर को, लेक को, ऑन द अर्थ. एज अ सॉलिड इट फॉर्म स्नो. जो सॉलिड आइस, जो सॉलिड वाटर होते हैं वो क्या करते हैं? स्नो फॉर्म करते हैं, आइस शीट बनाते हैं, एंड ग्लेशियर इन द माउंटेन एंड द पोलर रीजन. एज द गैस, अगर हम गैस के बारे में बात करें तो इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर. तो हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट है, जो वेपर प्रेजेंट है, ऐसे बहुत सारे वेपर होंगे जो वाटर के वेपर होंगे, है ना, जो हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, इन सब गैस के अलावा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा भी हमारे एनवायरनमेंट में वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमको ह्यूमिडिटी फील होता है. अगर हमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी लग रहा है, मतलब आसपास हमारे जो सराउंडिंग है, ठीक है, उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हमें कम ह्यूमिडिटी फील हो रहा है तो दैट मीन्स वाटर कंटेंट कम है. ओके, सो ड्यूरिंग समर सम ऑफ द स्नो एंड आइस गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर. गर्मी के टाइम पे क्या होता है, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही होती है तो हीट से क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं, एंड इट कन्वर्ट इनटू वाटर ड्यू टू द सन्स रेडिएशंस एंड द फ्लो डाउन एज द रिवर. तो वो जो आइस है, ठीक है, वो जो आइस है वो पिघल के, ठीक है, वो क्या होते हैं? पिघल के रिवर में चले जाते हैं, ओशियन में चले जाते हैं, एंड अल्टीमेटली इनटू द ओशियन. ठीक है, रिवर से ओशियन में चले जाएंगे. एंड द मेल्टेड आइस इज रिप्लेनिश्ड बाय द फ्रेश स्नो ड्यूरिंग द विंटर्स. अब देखो, पहले क्या हुआ, समर के बारे में अगर हम बात करें तो समर में जो आइस है, ठीक है, वो क्या हो गया? मेल्ट हो गया, रिवर में चला गया, उससे फिर ओशियन में चला गया. अब इसको रिप्लेनिश करने का टाइम कब आता है? विंटर्स में. तो विंटर्स में क्या होगा? वही जो वाटर है वो क्या हो जाएंगे? वो जमना शुरू हो जाएंगे, वो बर्फ में बनना शुरू हो जाएंगे. ओके, नाउ वाटर इन द ओशियन रिवर, water in the ocean, river and the lake get heated due to the sun and as a result it evaporate as a water vapor. तो जो ओशियन में, जो रिवर में पानी है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उसका जो सरफेस वाला वाटर है वो क्या हो जाएगा? धीरे 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 इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा एंड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. वाटर ऑल्सो इवापोरेट फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स थ्रू द ट्रांसपिरेशन. तो रिवर से, ओशियन से पानी इवापोरेट होता है, साथ ही साथ प्लांट्स से भी पानी इवापोरेट होता है. आप खुद सोचो, आपके घर में जो पौधे हैं, आप उनको सुबह भी पानी देते हो, आप उनको शाम को भी पानी देते हो. ठीक है, क्या होता है जब आप पौधे को पानी देते हो, ठीक है, तो पौधे ने क्या किया? पानी को एब्जॉर्ब कर लिया. अब उनके लीव्स में ना छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं. तो प्लांट्स जब अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं टू एक्सचेंज द गैस, तो उसी टाइम पे क्या होता है? उनके अंदर जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है. सन जो है वो अपनी हीट से उन
टाइनी पोर्स से वाटर को इवापोरेट कर लेते हैं, वाटर को ले लेते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को हम? तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। समझ में आया? तो ओशियन से, रिवर से एंड प्लांट्स से भी वाटर इवापोरेट होता है, और जब प्लांट से, स्पेसिफिकली प्लांट से जब वाटर इवापोरेट होता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ओके, नाउ when water vapor rises up it cool down and condense to form a cloud। ठीक है, तो क्योंकि तब उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है तो वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा, लाइट वेट हो जाएगा, एंड इट विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फिर वहां पे जाके वो क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा और कंडेंस हो जाएगा। ना व्हाट डू यू मीन बाय द कंडेंस? कंडेंस का मतलब होता है कि जब वेपर जो है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा एंड इट विल रेडी टू कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंस कहते हैं, टू फॉर्म अ क्लाउड। तो क्लाउड ब्रिंग रेन, स्नो एंड हेल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो अब वो जो क्लाउड है वो क्या करेगा? क्योंकि उसका तो कंडेंसेशन हो गया, वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर वो बारिश बन के आ जाएगा नीचे, स्नो बनेगा, हेल बनेगा, ठीक है, रेन बनेगा, ये सारे के सारे नीचे आ जाएंगे। एंड इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इस प्रोसेस को? तो हम इस प्रोसेस को बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। क्या ये क्लियर है? और यहाँ पे जो एक खूबसूरत सा पिक्चर बना हुआ है, सबसे पहले क्या हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ सन, ये जो वाटर है ओशियन का, रिवर का, वो हो रहा है इवापोरेट, फिर ऊपर जाके वो हो जाएगा इसका कंडेंसेशन, है ना। फिर यहाँ से ट्री से भी पानी जो है वो ऊपर जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। सारा का सारा पानी अब ऊपर चला गया, कंडेंसेशन हो गया, फिर ये बारिश बन के नीचे आ जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को हम? प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। क्या ये समझ में आया? यस, सो दिस इज वाटर साइकिल। ओके, नाउ the continuous movement of water upward as water vapor and downward through the precipitation, passing through the soil, rock and plants and finally returning to the water bodies is called water cycle। अब क्या हो रहा है? तो इवापोरेशन की हेल्प से, वाटर वेपर की हेल्प से तो वो ऊपर चला गया, एंड प्रेसिपिटेशन कब होता है? जब वो पूरा का पूरा नीचे आ जाता है। ठीक है, तो पहले जहां जहां से पानी लिया गया था, ओशियन से, रिवर से, लेक से, प्लांट से, बारिश बनकर आएगा तो उनको वापस से उनका पानी मिल जाएगा। एंड इसी पूरे प्रोसेस को, ये जो कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। ठीक, Thus the water cycle help in redistributing and replenishing the water in the river, lake and ocean। तो फिर से वहां पे क्या हो जाता है? पानी रिप्लेनिश हो जाता है। ठीक है, जहां जहां से पानी गया था वहां वहां पे वो वापस आ जाता है। It also serve to conserve the total amount of the water on the earth। Rain water that falls on the surface of the earth flow into ponds, lake, rivers and ocean or seeps into the ग्राउंड। तो जब भी बारिश होगी तो पानी तो हर जगह जाएगा, है ना, रिवर में, लेक में, ग्राउंड में। तो कुछ जो अमाउंट ऑफ वाटर होते हैं वो ग्राउंड एब्जॉर्ब कर लेता है एंड रिचार्ज इट्स वाटर टेबल। ठीक है, एंड ओशियन में भी पानी जाएगा, रिवर में भी पानी जाएगा, लेक में भी पानी जाएगा, प्लांट्स में भी पानी जाएगा, हर जगह वो क्या कर देता है? उसको जहां जहां से पानी लिया उसको फिर से वापस कर देता है, इवन ज्यादा अमाउंट में ही देता है उसको पानी। ठीक, नाउ नोवा साइंटिस्ट। ठीक है भाई, सो यहाँ पे क्या है? वराहा मिरा वॉज एन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियंस ऑफ द 6th century मध्य प्रदेश इन हिज वर्क। ठीक है, इनके वर्क में क्या था? यहाँ पे बृहत संहिता, ही गेव मेथड्स ऑफ प्रिडिक्टिंग सीजनल रेनफॉल। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? सीजनल रेनफॉल को प्रिडिक्ट करते थे ये, इन्होंने मेथड दिया कि कैसे हम रेनफॉल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड हिज प्रिडिक्शंस ऑफ द सीजनल रेनफॉल वर बेस्ड ऑन द फैक्टर्स सच एज क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर पे बेस्ड था? क्लाउड फॉर्मेशन पे बेस्ड था, विंड पैटर्न, पोजीशंस ऑफ स्टार एंड द मून एंड द अदर नेचुरल फिनोमिना। तो देखो ये वही बात है, जैसे पहले के लोग क्या करते थे, उनके पास घड़ी नहीं था, है ना, उनके पास वेदर फोरकास्ट नहीं था, तो वो हर चीज अनुमान लगा के पहचान लेते थे कि अब ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने भी हमको क्या बताया? उन्होंने बताया कि हम
प्रिडिक्ट कर सकते हैं सीजनल रेनफॉल को। किस किस के बेसिस पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो क्लाउड फॉर्मेशन के बेसिस पे, विंड पैटर्न के बेसिस पे, स्टार्स के जो पोजीशन है उनके बेसिस पे, और जो भी अदर नेचुरल फिनोमेना है उन सब के बेसिस पे वी कैन आइडेंटिफाई द प्रिडिक्शन ऑफ द सीजनल रेनफॉल. ओके, now you may have seen people drawing water from the well and the hand pump, and this is the water that has seeped into the ground. तो जब हम कुएं से पानी निकालते हैं, हैंडपंप से पानी निकालते हैं, तो ये सारा का सारा पानी आता कहाँ से है? बारिश हुई है ना, बारिश हो गई, अब जो जमीन पे पानी पड़ा हुआ है सॉइल ने उसको एब्जॉर्ब करके अपना ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज कर लिया, एंड वही हमको पानी मिलता है. ठीक है, आप देखो अभी जो हमारा वाटर का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका है, काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है. ठीक है, ये चीज़ आपको कब पता चलेगी? जब आप क्या कराएंगे, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम मोटर लगवाते हैं, है ना, तो वो बिल्कुल ऐसे डीप डाउन क्या करते हैं, गड्ढा करके उसमें से पानी निकालने की कोशिश करते हैं. तो पहले वो जो गड्ढा करते थे ना, उसका जो हाइट था वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था, बट आज के टाइम पे क्योंकि जो हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, वाटर का, वो बहुत नीचे जा चुका है, तो हमें बहुत ज़्यादा नीचे डीप डाउन जाके पानी को निकालना पड़ता है. ठीक, समझ में आ गया? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वाटर सीप थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी. तो जो सॉइल है, जो अर्थ है हमारी, वो वाटर को कैसे सीप करती है, कैसे एब्जॉर्ब करती है? थ्रू वन एक्टिविटी. वी विल अंडरस्टैंड दैट. सो हाउ डज वाटर सीप थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ? सो बेसिकली सी, सॉइल हैव सम कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर, है ना. सॉइल के पास अपनी खुद की कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने के लिए, और वो वाटर को होल्ड कर लेगी और फिर वो धीरे 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 वो एब्जॉर्ब करके अंदर चला जाएगा. ठीक है, नाउ सीपेज ऑफ वाटर बीनीथ द अर्थ. सो एक्टिविटी 7.5, लेट अस इन्वेस्टिगेट. टेक 3 ट्रांसपेरेंट, यूज प्लास्टिक बॉटल ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी. तो हमको 3 ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल लेना है जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 1 लीटर की होगी. कट देम इन द मिडल एंड मेक अ स्मॉल होल इन द कैप ऑफ ईच बॉटल. तो सब में एक एक यहाँ पे हम क्या कर देंगे? होल कर देंगे. नाउ keep them in water and put some clay in one bottle, sand in second and gravel in the third one. तो सब में हमें अलग अलग चीजें रखनी है. in first bottle we have to put clay, in second one we have to pour sand, and in third we have to put gravels. ठीक है, छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो हमको यहाँ पे रख देना है. now place 3 identical beakers below each bottle. ठीक है, सब में हम क्या करेंगे? एक एक बीकर रख देंगे. नाउ एड 200 ml ऑफ वाटर इन ईच बॉटल. अब सब में हमने तीनों चीजें रखी हैं. नाउ वी हैव टू पोर वाटर इन ईच बॉटल. नाउ प्रेडिक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द ईच बॉटल. अब आपको देखना है कि इस बीकर में, ठीक है, यू हैव टू चेक कि इस बीकर के अंदर कितना कितना पानी आ रहा है. कलेक्ट द वाटर दैट फ्लो थ्रू ईच बॉटल फॉर 10 मिनट्स. तो 10 मिनट में हम ये देखेंगे कि कहाँ पे, किस बीकर में कितना पानी आया है, क्ले वाले में, सैंड वाले में, या फिर ग्रेवल्स वाले में. सो कंपेयर द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कम्स थ्रू द ईच बॉटल. सबको कंपेयर करेंगे हम, और हम क्या देखेंगे? सबको कंपेयर करने के बाद व्हाट वी विल सी, देखो क्ले की अगर हम बात करें तो क्ले वाले में मेरे ख्याल से कम पानी आएगा, है ना. और अगर हम सैंड के बारे में बात करें, मिट्टी के बारे में बात करें, या फिर ग्रेवल्स के बारे में बात करें, तो वहाँ पे जो पानी है वो थोड़ा जल्दी आ जाएगा. ठीक है, सीपेज ऑफ वाटर वेरी स्लो, फास्ट. प्रिडिक्शन क्या है एंड ऑब्जर्वेशन क्या है? ठीक है, तो प्रिडिक्शन के बारे में बात करते हैं कि हमारे ख्याल से क्ले जो है वो इतना पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, है ना. क्ले जो है वो इतना पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा. सैंड जो है वो हम ऐसा कह सकते हैं कि सीपेज के बारे में अगर हम बात करें, ग्रेवल में मेरे ख्याल से फास्ट हो जाएगा क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सीधा सीधा नीचे ला देगा. ठीक है, और यहाँ पे स्लो, और यहाँ पे स्लो स्लो फास्ट. अच्छा, ये वेरी स्लो था, और यहाँ पे स्लो. देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है. ठीक है, अब देख लेते हैं जरा ऑब्जर्वेशन क्या है. हाँ, यहाँ पे देखो पूरा पूरा यहाँ पे किस तरीके से दिखा रखा है, किस तरीके से यहाँ पे दिखा रखा है. डू यू फाइंडिंग मैच विद योर प्रिडिक्शन? लेट्स सी कि जो हमने प्रिडिक्ट किया है वही हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा. सो यू मे हैव ऑब्जर्व दैट वाटर सीप फास्टर थ्रू द ग्रेवल्स. यस, तो ग्रेवल से, पत्थर से वाटर जो है वो जल्दी 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 नीचे आ रहा है. स्लोअर थ्रू सैंड, सैंड से थोड़ा स्लो आ रहा है. एंड स्लोएस्ट थ्रू क्ले, क्ले से जो है वो बहुत ज्यादा स्लो आएगा. क्या हमने यही लिखा था?
क्या हमने यही लिखा था? यस। तो ग्रेवल से फास्ट है, सैंड से स्लो है एंड क्ले से बहुत स्लो है। सो हमारा जो प्रिडिक्शन है वो तो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक, नाउ इसके बाद हमारा क्या है? व्हेन, why is it so? ऐसा क्यों है भाई? So the space between the gravels particles are the wider as compared to those in the sand and the clay. Gravels में क्या है कि एक तो उनके पास इतना एब्जॉर्प्शन पावर नहीं है, जहां जहां पे उनको जगह मिलेगी वाटर जो है वो सीप आउट हो जाएगा, राइट? एंड वाटर कैन बी सीप थ्रू द ग्रेवल्स मोर इजीली, and this way water seep beneath the surface of the earth, and this process of the surface water seeping through the soil and the rock is called infiltration. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है? एज सच ग्रेवल्स जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते, है ना? स्पेस होगा तो पानी वहां से अपने आप ही मूव कर जाएगा। वाटर कैन इनफिल्ट्रेट मोर रेडिली इफ द स्पेस बिटवीन सॉइल एंड द रॉक पार्टिकल्स आर वाइडर ओपन एंड इंटरकनेक्टेड। तो यहाँ पे क्या है कि ग्रेवल्स में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, तो उसके थ्रू वाटर कैन इजिली फ्लो, ठीक? The water that seep through gets stored in the pore space of the sedimentations in the opening in the rock beneath the surface as groundwater, and the groundwater layer of the sediments and the rock that store water in the pore space is called aquifers. तो देखो यहाँ पे क्या है? ग्रेवल्स का तो हमें पता चल गया। नाउ we'll talk about the soil. So when we talk about the soil have a very small particles, ठीक है? तो उनके बीच में गैप और ज्यादा कम होगा एंड वाटर का जो मूवमेंट होगा that will become quite slow. So this is the water we extract by digging well or the drilling bore well into the aquifers. This water may be a few meters of the 100, few meters to 100 of the meters below the ground depending on the location. तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, बिकॉज वी हैव कंज्यूम ऑल दी वाटर्स, है ना? तो जो हमारा ग्राउंड लेवल है दैट इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। तो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया से वी आर टेकिंग आउट द वाटर और वहां पे उसका ग्राउंड लेवल कितना है, ठीक है? सो इट्स डिपेंड अपॉन दी लोकेशन। नाउ इसके बाद सी दिस इज द पिक्चर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास ग्रेवल्स भी है, हमारे पास यहाँ पे सैंड भी है ना? और यहाँ से जो वाटर आएगा, ठीक है, वो कैसे वाटर आएगा? वो बिल्कुल ऐसे हम बोल सकते हैं कि क्लीन होकर आएगा, दैट इज कॉल्ड एक्वीफायर। However, groundwater is not the ultimate. The growing water requirement of an increasing population have lead to the excessive groundwater excretion. जैसे कि हमें पता है कि भाई डे बाय डे हमारा जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो बढ़ता जा रहा है। सो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा दे नीड मोर वाटर, है ना? तो वो ज्यादा से ज्यादा पानी लेंगे, बट वी हैव अ फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर, तो वो तो कंज्यूम हो ही जाएगा ना, वो तो खत्म हो जाएगा। एडिशनली डिक्रीजिंग वेजिटेशंस कवर एंड इंक्रीज कंक्रीट सरफेस इन द अर्बन एरियाज हैव लिमिटेड वाटर इनफिल्ट्रेशन। तो शहरों के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पे क्या होता है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लोग लोग क्या करते हैं, गांव से शहर में आने की कोशिश करते हैं, ठीक? तो वहां पे रहने के लिए बिल्डिंग्स बनाई जाएगी। बिल्डिंग्स कैसे बनेगी? ये पेड़ों को काट के बिल्डिंग्स बनाई जाएगी। तो वहां पे जब पेड़ नहीं रहेंगे तो मिट्टी नहीं रहेगा, ठीक है? सिर्फ क्या रहेंगे? कंकड़ पत्थर रहेंगे, एंड कंकड़ पत्थर डोंट हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द वाटर। तो वहां पे क्या होता है कि पानी जो है उसका इनफिल्ट्रेशन, मतलब हम बोल सकते हैं कि उसका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, वाटर जो है वो इनफिल्टर ही रह जाता है। As a result ground water is getting depleted, जिसकी वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिप्लीट हो रहा है। To address this, rainwater harvesting and the recharge pits are used to replenish groundwater. Hence, the water cycle ensure that groundwater sources are recharged, thereby helping to ensure a suitable groundwater supply. तो इसीलिए जो आप अपने गांव में देखेंगे तो वहाँ का जो वाटर है, वहाँ का जो वाटर लेवल है वो कम होता है, कम इन द सेंस कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, ग्राउंड से वाटर का वो कम है, बट शहरों में ये बहुत ज्यादा हो चुका है। ओके, Since water scarcity make life difficult, people have developed different ways to conserve water. For example, in Ladakh, people have developed innovation way to conserve water by making ice
स्तूपास ड्यूरिंग द विंटर्स। तो आप देखो हमें पता है कि पॉपुलेशन तो कम होने वाला नहीं है, डे बाय डे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होगा। पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ हमारी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी। बट अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, बट वो चीज़ हम कंजर्व ही नहीं कर पाएंगे। सो क्या होगा, वाटर इज आवर लाइफ, राइट। वाटर क्या है, हमारी लाइफ है। अगर वाटर ही नहीं होगा तो हम तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे ना भाई। तो उसके लिए हमें उस चीज को क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, हमें उस चीज को कंजर्व करना पड़ेगा। सो हाउ वी कैन कंजर्व दैट। तो लद्दाख में क्या हो रहा है कि लोगों ने विंटर्स के टाइम में आइस स्तूपास बनाए हैं, ठीक है, टू कंजर्व वाटर, टू स्टोर वाटर। नाउ साइंस एंड सोसाइटी, तो आइस स्तूपा के बारे में जरा बात कर ले, क्या है ये, कैसे वाटर को ये स्टोर करता है। सो ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन इन लद्दाख स्ट्रीमर्स ऑफन ड्राई अप, ठीक है। क्या हो जाता है यहाँ पे, विंटर्स के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, स्प्रिंग सीजन के बारे में बात करें तो जो आइस है वो ड्राई हो जाता है, लीडिंग द स्कार्सिटी ऑफ द वाटर एज अ हीट फ्रॉम द सन्स रेडिएशन इज नॉट इनफ टू मेल्ट द स्नो ऑन द माउंटेन्स। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी तो पड़ेगी नहीं, ठीक है, गर्मी नहीं पड़ेगी तो जो आइस है वो मेल्ट नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा तो लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, स्कार्सिटी हो जाता है। तो वो क्या करते हैं ड्यूरिंग विंटर्स, अब देखो विंटर्स के टाइम पे क्या होता है कि बिल्कुल भी धूप नहीं आएगी, बिल्कुल भी आइस मेल्ट नहीं होगा, तो ये क्या करेंगे, ड्यूरिंग विंटर्स water from mountain stream is channeled down through the underground pipe and this water is then sprayed into the cloud air। क्या कहते हैं वो कि यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से वो क्या करेंगे, इस माउंटेन के जो आइस को है वो नीचे लाके ग्राउंड में लाके ड्रेन कर देंगे एंड फिर उसको स्प्रे करेंगे किस चीज से, कोल्ड एयर से, एज इट फॉल एंड इट फ्रीज ड्यू टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। फिर वो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, लेयर पे लेयर बनती चली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये कोन शेप बना लेंगे एंड इसी को क्या कहा जाता है, आइस स्तूपास कहा जाता है। तो ऊपर से बर्फ जो है वो नीचे लेकर आ गए और नीचे लाके पहले उनको जमा दिया। एज शोन इन दिस फिगर द आइस स्तूपास मेल्ट स्लोली ड्यूरिंग द विंटर, ठीक है। ऊपर जो आइस है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन यहाँ पे लाने के बाद धीरे 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 हल्की सी हीट से भी वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड उनको पानी मिल जाएगा टू ड्रिंक एंड टू डू दी अदर एक्टिविटीज, ओके, थ्रू आउट दी समर। नाउ इन अ नटशेल, तो ये पूरा हमारा देखो ऑलरेडी मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। एक बार आप नटशेल को खुद से रिवाइज करेंगे, खुद से देखेंगे ताकि आपको पूरा ओवरव्यू पता चल जाए चैप्टर का, ओके। तो 3 लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द क्वेश्चन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड देन हमारा ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी हमने इतने सारे चैप्टर्स को खत्म कर दिए एंड मेरे ख्याल से तो बहुत जल्दी आपकी पूरी बुक ही खत्म हो जाएगी। बट डोंट वरी, सिर्फ NCERT नहीं है हमारे पास, वी हैव मोर थिंग्स टू डू, है ना। हमें बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। सो सबसे पहले NCERT इज द बेसिक, है ना। तो NCERT को कंप्लीट करते हैं एंड देन वी विल डू सम अदर क्वेश्चंस, ओके, देन वी विल फॉलो द अदर बुक। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए एंड प्लीज नटशेल वाला एक बार देख लेना ताकि पूरा का पूरा चैप्टर आपको विद इन अ मिनट रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।